सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन रहे हैं, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को हमारे ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात जहां अहम शख्सियात से करवाई जाए वहां आप तक मालूमात भी पहुंचाई जाएं। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हम अपने किसान ज़िम्मेदार भाइयों के लिए कर रहे हैं कि किसान जो मौजूदा सूरत हाल में है इसके क्या हालात हैं और इसे किस तरह इसकी सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। ख़ास तौर पर फसलों की पैदावार को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में जो मैंने दावत दी है, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जनाब अख्तर हुसैन साहब मेरे साथ होंगे, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ मकबूल साहब बैठे हैं और ये असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत के हैं, और इनके साथ आबिद हुसैन शाह साहब हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमदपुर से। मैं अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और अपने नाज़रीन और सामीन को बताता चलूँ कि किसान ख़ास तौर पर अगर जंग में हम देखें तो यहाँ लोगों का ज़रिया माश ज़्यादातर जो ज़राअत से वाबस्ता है, और इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे तो यकीनन आपको इसमें बहुत से मुफीद मशवरे भी मिलेंगे, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से जो सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, और गवर्नमेंट इस वक्त किसानों को जो सहूलियात देने चाह रही है, उस हवाले से भी हम डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साहब से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि किसान को कोई खुशखबरी सुनाएं कि गवर्नमेंट की जानिब से इस वक्त जब किसान पिस चुका है कोई सहूलियात, कोई सब्सिडी दी जा रही है, तो उस हवाले से। हाँ जी, पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ये बड़ा अच्छा फ़ोरम और बड़ा अच्छा मौका हमें मुहैया किया, जिस फोरम पे मैं काश्तकार हजरात जो हैं उनको सही तरीके से अपनी एग्रीकल्चर की पॉलिसी के बारे में बता सकता हूँ। तो सूरत हाल इस तरह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसकी बुनियादी तौर पर कोशिश ये होती है कि फार्मर्स को मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ लेके आया जाए, और वो पर एकड़ जो है अपनी वो प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा करे, और जो कास्ट ऑफ इनकम यानी उसकी प्रोडक्शन है वो उसको रिड्यूस किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सारे स्टेप्स जो है वो ले रही है, जिससे हम बुनियादी तौर पर काश्तकार हजरात जो हैं उनको ऐसे इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि वो अपने आप को यानी उस तरफ राग़िब कर रहा है कि उसकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि वो अपने उस तरफ आ रहा है कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रकबे को काश कर सकता है, इन टाइम काश कर सकता है, और दूसरा ये है कि उसकी यानी जो फ़ी एकड़ जो प्लांट पॉपुलेशन होती है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए हैं, जिससे फार्मर्स को लामाला तौर पे जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे रही है वो पहला तो इंसेंटिव फार्मर्स को खाद पे मिल रहा है और बीज पे मिल रहा है। ये 50% सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को यानी वो बीज पे मिली है। वो हमने पिछले साल भी जो बीज गंदम का मुहैया किया था उस पर गवर्नमेंट ने फ़ी एकड़ जो फ़ी बैग जो है फ़ी थैला वो उसको 1200 रुपया इंसेंटिव दिया था, और अब भी इस साल भी ये है कि वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा जो थैले मुख्तस किए गए हैं जंग के लिए। अभी वो उसका प्लान जो है वो चंद दिनों में आ जाएगा, जिसमें वो यानी फ़ी थैला जो है वो 1200 रुपया उसको फार्मर को रिटर्न बैक होगा। इसी तरह मुख्तलिफ जो खादें हैं उन पे भी इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। जो फास्फोरसी खादें हैं उन पे यानी गवर्नमेंट का एक वो टैग सिस्टम है जिसको स्क्रैच करके फार्मर जो है वो मैसेज देता है, और उसको वो फास्फोरसी खादों पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो मुहैया करदा मुतय्यन करदा फ़ंड्स हैं उसके मुताबिक उसको हर खाद पे इंसेंटिव जो है वो मिल रहा है। इसके अलावा कितने परसेंट, सर आपकी बात रोक रहा हूँ, हाँ, तो ये कितने परसेंट लोगों को आप जंग में मुहैया करते हैं? क्योंकि आमतौर पर हमें ये ऐसा नहीं नज़र आता कि जो फील्ड में अक्सरियत हमें अगर देखें तो किसान कहता है जी हमें महकमा कुछ भी नहीं दे रहा। तो हमने ये देखना है कि कितने परसेंट लोगों तक आपका ये जो सहूलियात हैं ये पहुँच। असल में सूरत हाल इस तरह है कि हमारे जो है ना वो फार्मर्स जो हैं जो रजिस्टर्ड फार्मर है ना उनको ये इंसेंटिव जो है ना वो लाजमी मिल रहा है।
तो वो हम फार्मर को मोटिवेट भी कर रहे हैं। जगह जगह पे हम अपने फार्मर डेज में और मसाजिद में ऐलानात करवा के अब काश्तकार को ये बता रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलनी है, अगर वो आपको बेनिफिट मिलना है तो वो उस सूरत में मिलना है कि आप वो रजिस्टर्ड फार्मर हों। और डेफिनेटली अब जो फार्मर्स हैं वो हमारे पास आकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उससे उनको जो है वो अच्छा, मैं चाहूँगा सर हमारे आप इस प्रोग्राम के ज़रिए ये तरीक़ाकार भी ज़रा किसान के लिए वाज़ेह कर दें कि किस तरह उसने रजिस्टर्ड होना है। किसान तो पड़ा है, अपने खेत में पड़ा है, उसे क्या पता कि मैंने कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा मौका है। और मैं पहले भी हम काश्तकार को बता रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो हाजिर है। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के दफ्तर में वो तशरीफ़ ले आएँ, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास तशरीफ़ ले जाएं। हर मरकज़ लेवल पे हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर के दफातर हैं, तो वहाँ पे उनकी फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो हाजिर हैं। कुछ उनका हमारा फॉर्मेट होता है, कुछ मालूमात जो है वो वहाँ से उसको यानी फार्मर जो है वो मुहैया करता है और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है ऑनलाइन। अच्छा सर, एक और बड़ा मसला किसान को फेस करना पड़ा, मार्केट में जो बीज पड़े होते हैं, अब जब इंसान लेके जाता है उस वक्त उन्हें एक नंबर बताया जाता है, जब काश्त होती है, फसल शुरू होती है तो पता चलता है कि ये मिक्स बीज थे। तो इससे किसान को किस तरह बचाया जा सकता है और ख़ास तौर पर आपका जो महकमा ज़राअत है वो इस हवाले से क्या कर रहा है? ये असल में थोड़ा सा इसमें एक लूप होल था। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ये फेडरल डिपार्टमेंट में कुछ चल रही है। अभी हमें जो हमारे जो सीड डीलर्स हैं ना, पहले तो वो उनको वो प्रॉपरली लाइसेंस याफ्ता नहीं थे। अब ये पिछले साल से ये हुआ है कि उनको लाइसेंस इशू करने की जो जिम्मेदारी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दी गई है। उनको वगैरह ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद अब कोई बंदा भी जो है ना वो जो सीड सेल कर रहा है वो खुला सीड जो है वो बेच ही नहीं सकता। यानी ये एज पर रूल जो है, जो सीड एक्ट बन गया है उसके मुताबिक वो कोई बंदा खुला बीज नहीं सेल कर सकता। यानी किसान को भी खुला बीज नहीं खरीदना चाहिए। अगर कोई बेच भी रहा है तो किसान उसे कह सकता है डेफिनेटली, लेकिन किसान चेक भी तो करना चाह रहा होता है ना कि बीज की क्वालिटी क्या है, कुछ खुद अपने हाथ पे रख के देखना चाह रहा होता है बीज। जो हमारी जो सील्ड थैला है ना जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है वो डेफिनेटली उसी वैरायटी का होता है और उसको यानी ऑथेंटिकेशन होती है, उसके ऊपर टैग लगा होता है सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट का, तो उसमें तो कोई कबात नहीं। लेकिन जब ये खुले बीज लेके जाते हैं या इर्द गिर्द से फार्मर्स का उनका एक अपना सोर्स होता है, कभी किसी से बीज ले लिया कभी किसी से, तो उस सूरत में जो है ना वो मिक्सिंग नज़र आती है। लेकिन जो वैरायटी की बाकायदा तौर पे जो हमारे जो सीड है ना उनमें इस तरह की शिकायत नहीं है। लेकिन अब हम इसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं और फेडरल सीड से हमारा जो है ना जो वो राब्ता जो है वो और ज़्यादा हम उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें किसी जगह पे खुला बीज यानी सेल करता हुआ बंदा नज़र आया तो उसको हम इंशाल्लाह पकड़ाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन और सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए, काश्तकारों के लिए और उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पर उन तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहबान भी हमारे साथ हैं। तो पूछते हैं मकबूल साहब से। मकबूल हुसैन साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर अब जो पैदावार नेक्स्ट किसान करने जा रहा है वो गंदम पर ख़ास तौर पर उसका फोकस है कि अब सीज़न शुरू होने वाला है, ज़मीनों की तैयारी का मराहिल हैं, तो किसान किस तरह अच्छा बीज ले सके और पैदावार किस तरह बढ़ा सकता है, कम खर्च में किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे कोई पैदावार ले सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब। जैसा कि आपने बताया कि पैदावार हमें किस तरह की एक पैदावार ज़्यादा लेनी है, इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें अच्छी जगह तैयार करनी पड़ेगी, अच्छा बीज का बंदोबस्त, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के साथ चलेंगे तो फिर हमें अच्छी पैदावार मिल सकती है। उसके अलावा जो है ना हमारी बैलेंस खादों का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह चलते चलते जो प्रोसेस जो है ना सारे, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ज़िम्मेदार भाइयों से कि वो मनसूबाबंदी करें। हर चीज़ का वो पहले प्लान करके हर चीज़ जो है ना, बीज है, खाद है, ज़मीन की तैयारी है, पानी का इंतज़ाम है, जो भी है ना पहले उसको तैयार कर लें। उसके बाद जो यूँ ही टाइम जो हमारा नवंबर 1 नवंबर से हमारा शुरू हो जाता है सोइंग का टाइम,
बर वक्त काश्त करें। अच्छा, 1 एकड़ में कितना गंदम का बीज डालना चाहिए? ख़ास तौर पर इसमें भी बड़ा मैंने देखा है कि कुछ दोस्त किसान जो भाई हैं वो कहते हैं जी आपको 40 मन और 40 केजी डालना चाहिए, कुछ चाह रहे हैं कि 55 जो है ना केजी होना चाहिए। तो आप ये बताएं कि किस तरह, क्या ये इसमें भी कोई फ़र्क हो सकता है कि अगर आप 55 केजी का बैग उसमें डालें? या पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो जो जब गंदम काश्त करते थे 30-35 किलो फी एकड़ बीज इस्तेमाल करते थे। उसकी वजह ये बनती थी कि जो बीज हम बोते थे ना वो जाड़ ज़्यादा बनाता था, टिलर ज़्यादा बनते थे। लेकिन उसमें एक मसला होता था कि 2 सिक्के जो है ना बड़े बड़े बन जाते थे, बाकी छोटी छिक्कियाँ रह जाती थी, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है कम आती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने भी, महकमे ने भी रिकमेंडेशन की कि 50 किलो बीज इस्तेमाल करें, कम से कम 1 एकड़ में। 1 एकड़ के लिए। और उसका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 किलो वज़न लें ना, दानों का 1 किलो का वज़न लें, उसमें 25,000 दाने बनते हैं। वज़न के गिने ना, गिन ले हमें 1 किलो के, तो इस तरह हमारे तकरीबन 12.5 लाख दाना बना। और हमें सिट्टा चाहिए 10 से 12 लाख 1 एकड़ में। अगर हमारा 1 एकड़ में 10 से 12 लाख सिट्टा होगा और हम इंशाअल्लाह 50 से ऊपर पैदावार करेंगे। यही वजह है कि हमारा जो ज़मींदार है जब बीज इस्तेमाल करता है, अगर घर का बीज इस्तेमाल करता है वो बीज नाकस होता है, उसमें काफ़ी सारा मसले बन जाते हैं, वो उसमें लग जाती है, सीवी वगैरह लग जाती है। इसके अलावा जो बीज वो ग्रेडिंग नहीं करते, छोटा बीज होता है वो, जैसे बीज ना जो वही बीज होगा जो जानदार होगा, जो सही, जिसमें पूरा ताकत होगी। इसकी वजह से जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन है कम आती है, प्लांट कम होने की वजह से वाला पैदावार भी कम। सर बीजेस में भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं ना, अच्छी वैरायटी कौन सी आपकी नज़र में है जो पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा दे सके? देखिए इसमें ना ज़्यादा वैरायटी से ज़्यादा जो है ना मैनेजमेंट ज़्यादा काउंट करती है। जो हमने देखा है फैसलाबाद 2008 है, उजाला है, इसके अलावा 2019 है, इसमें वैरायटियाँ हैं। लेकिन ज़्यादा जो है ना काउंट करती है जो ज़्यादा मैनेजमेंट का। क्या आपने किस तरह उसे काश्त करना है? उसे काश्त मैंने कहना कि टाइम से काश्त करनी है, बैलेंस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करनी है, कम से कम 2 बोरी DAP इस्तेमाल करें, 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लें। ओवरऑल जो सारी हमारी है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसको टाइम से बीजेंगे, बीज पूरा इस्तेमाल करेंगे। मैं तो कहता हूँ बीज 50 से भी ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम 15 जब नवंबर के माह में काश्त करते हैं तो हमें 50 किलो करना चाहिए। अगर दिसंबर में चली जाती है तो हमें कम से कम भी 60 किलो बीज इस्तेमाल करना चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए। उसके और टाइम जो कम हो जाता है, वो टेलर कम करते हैं, इसकी वजह से बीज ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छी पैदावार। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन के लिए ख़ास तौर पर कि ये जो आपको बता रहे हैं पैदावार के हवाले से कि आप अपनी पैदावार फसल की बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पर गंदम की, तो 40 से 50 केजी तक आप अगर बीज उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसकी पैदावार यकीनन बेहतर होगी। ये मकबूल साहब बता रहे थे आपको, और यकीनन ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह जो है ना पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एडिशन अगर इजाज़त दें तो मैं भी करना चाहता हूँ कि ये असल में क्योंकि हमारी ये धुंध भी बड़ी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ना आखिर पे आके तो जर्मिनेशन का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। जर्मिनेशन जो है ना वो लेट भी हो जाती है। तो इस वक्त तो हम ये फार्मर को, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि हमारे जो इफ़ेक्टिव टिलर्स होते हैं ना, जो जब गंदम से यानी वो पौधा निकलता है और उसने फिर बूटा मारना जिसे कहते हैं, तो उसमें जो साइड के टिलर्स होते हैं उनका जो अगर अव्वल तो वो तो यानी वो तोड़ तक जाते नहीं हैं। अगर वो चले भी जाए ना तो उनका जो सिट्टा होता है ना वो बिल्कुल नाकिस रह जाता है। तो जो मेन जो टिलर होता है ना, जो पहला टिलर है, उसके ऊपर जो सिट्टा होता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वही होता है। तो हमें जितने ज़्यादा वो पहले यानी सिट्टे मिलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी। तो आखिर पे आगे क्योंकि जर्मिनेशन का मसला बन जाता है और बूटा मारना जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाता है, इसलिए हम फार्मर्स को ना उस वक्त ज़्यादा बीज डालने की तरगीब देते हैं। 70 केजी तक हम रिकमेंड करते हैं। जब यानी दिसंबर में वो काश्त करता है तो 70 केजी तक वो जाएगा, प्रॉपरली उसकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी होगी, तो तब जाके हमें जितने यानी पौधों की तादाद पूरी होगी उस तरह हमारे इफ़ेक्टिव टिलर्स ज़्यादा होंगे और फिर भी हम जो है ना वो कंपनसेशन जो लेट्स होंगी है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा आबिद शाह साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर इस वक्त धान की जो फसल है इसकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है, और क्या सिर्फ हमें इस सीज़न में आगे नेक्स्ट जो है गंदम ही काश्त करनी चाहिए या इसके अलावा भी कोई ऐसी फसल है जो पैदावार बेहतर दे सके और किसान जो है उससे खुश हो?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडिया के हवाले से चूँकि ये तेज़ तरीन ज़रिया है काश्तकारों तक मुफीद मशवरे और इंफॉर्मेशन फराहम करने का, और इसमें हमारे ग्रास रूट लेवल तक अब तो काश्तकार जो है मीडिया से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस हवाले से मैं फ़ायदा उठाते हुए अपने काश्तकारों को ये सवारी करूँगा कि हमारी जो मुंजी की फसल है, जो धान की फसल है, वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। इसमें अब जो हमारी कायनात वैरायटी है उसकी पैनिकल इमरजेंसी हो रही है, सिट्टा उसका निकल रहा है। ये वो स्टेज है जिसके ऊपर हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है ना वो नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज पे हमारे ब्राउन स्पॉट्स और कीड़ों के हवाले से लीफ रोलर जो है, जो पत्ता लपेट सुंडी है, वो हमला करती है। और पैनिकल इमरजेंसी के दौरान जो इस स्टेज पे जो हमारी एक और बीमारी है ब्लास्ट, जो हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके स्पोर्स हवा में मौजूद होते हैं। अगर काश्तकार इसका प्रिवेंटिव स्प्रे ना करे, लेट कर जाए, तो फिर ये बीमारी रातों रात फैलती है और खेतों को खेत उजाड़ देती है। दूर से ऐसे नज़र आता है कि खेत को आग लग गई है। इसके लिए हमारे फील्ड वर्कर हैं, हमारे फील्ड असिस्टेंट हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसरान हैं, वो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और बजा जाकर अपने काश्तकारों के इसके तदारुक के लिए सिफारिशात भी दे रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं। और काश्तकार इस पैनिकल इमरजेंसी की स्टेज के बाज़ जो काश्तकार ज़्यादा पानी दे देते हैं, इस स्टेज पे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि तार बतर खेत में मौजूद होना चाहिए ताकि हमारी जो फसल की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी ना हो, लेट तक उसको यूरिया खाद ना दे, क्योंकि ये जो कायनात वैरायटी है इसमें यूरिया की बचत भी है, एक बुरी कम इसमें इस्तेमाल होती है। अगर ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करेंगे बीमारियों का हमला, कीड़ों का हमला ज़्यादा हो जाएगा और हमारी फसल लॉजिंग भी कर जाएगी। तो जो खेत लॉज कर जाता है, जिसमें पौधे गिर जाते हैं, तो उससे सिग्निफिकेंट हमारी प्रोडक्शन में कमी वाक़ई हो जाती है। तो मैं अपने काश्तकारों से हिदायत करूँगा कि वे स्टेज के ऊपर पानी उसमें खड़ा ना रखें, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक दें। कीड़ों के ऊपर उसमें जो टॉप बोरर है उसका ख्याल रखें कि और पैनिकल इमरजेंसी से उससे दो चीज़ें हमें साफ ज़ाहिर आ जाती हैं कि जब पैनिकल सफ़ेद निकलते हैं तो दो वजह से निकलते हैं। अगर उनको खींच के निकाला जाए, आसानी से निकल जाए, तो टॉप बोरर का हमला है। अगर ज़ोर से खींचा जाए और वो ना निकले और टूट जाए, तो इसका मतलब है कि ब्लास्ट का हमला है। ब्लास्ट के लिए नटिवो अब बहुत अच्छी जहर है, रेपसाइड उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे, टॉप्सन एम है वो हम इसके लिए रिकमेंड करेंगे। लेकिन काश्तकार अगर एक काश्तकार उसको स्प्रे करता है और साथ वाले फील्ड वाला काश्तकार उसको स्प्रे नहीं करता, तो ये बीमारी हवा में इसके फंगस के स्पोर्स मौजूद होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हवा के साथ अगले खेत में मुंतकिल हो जाते हैं। तो हमारी काश्तकार कम्युनिटी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इसका एहतियाती एक और ये दो स्प्रे ज़हर बदल कर करें। और टॉप बोरर के लिए ये है कि गोब से पहले हम रिकमेंड करते हैं कि कार्टे 4G जहर जो है ना वो अपने खेत में डालें, ताकि वो और पानी की मिकदार ज़्यादा उस वक्त लगाएं ताकि वो पानी में घुलकर वो जहर पौधे के अंदर चली जाए और जब वो कीड़ा उस जहर को खाता है वो जड़ में ही मार जाए। जड़ या रूट बोरर वो कंट्रोल हो जाता है, स्टेम बोरर होता है और आखिर पे आता है टॉप बोरर। तो टॉप बोरर जो है ना ये ज़्यादा नुकसान देता है क्योंकि हमारी फसल उस वक्त गोग की हालत में होती है और दाने बन रहे होते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस जारी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अच्छा अख्तर साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं झंग में खास तौर पर, और ये बताइएगा कि आपके जो फील्ड ऑफिसर हैं क्या कभी ये भी कोई करके लाएं जी हम फ़लाँ जगह से गुजर रहे थे, उन्होंने फसल फ़लाँ बंदे की चेक की और उसे हमने ये बताया कि भाई तुम्हारी फसल पे हमला हो चुका है या ये बेहतर है, और अगर बेहतर है तो आपको गवर्नमेंट क्या सहूलत देगी? कभी ऐसा आपके होते हुए कोई सीन हुआ कि कोई फील्ड ऑफिसर खुद आया हो कि जनाब ये मैं करके लाया हूँ, फ़लाँ ज़िम्मेदार की जो फसल है वो ख़राब हो रही है? इस हवाले से डेफिनेटली हमारे फील्ड ऑफिसर का काम ही यही है कि वो फील्ड में जब जाते हैं तो उनको अगर वहाँ पे वो जो चीज़ देखते हैं, अगर फौरी तौर पर उसके बारे में अगर वो इस तरह की बीमारी है तो वो फौरी तौर पर फार्मर को आगाह करें। और अगर इस तरह का कोई मसला है जो उनके यानी समझ से बालातर है तो वो आके तो हमें हमारे साथ डिस्कस करें। हमें समझ नहीं आ रहा तो हम आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनसे डिस्कस करते हैं, ताकि ये एक चैनल है ना जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक्सटेंशन लिंक बिटवीन द फार्मर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा जो काम है वो काम ही यही है कि हम अगर इस तरह का कोई मसला देखते हैं तो हमें हमारे फील्ड ऑफिसर जो हैं डेफिनेटली वो इस तरह की कोई बीमारी कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं तो वो आके बताते हैं। और फिर हम अगर वो ऐसी कोई चीज़ हो जो कि हमारे मसलन ये अब ये पिछले दिनों में ना एक बड़ा मसला बन गया
हमारे लोग जो है ना टिड्डी दल का दोबारा उन्होंने वावेला कर दिया। हाँ, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा कि झंग में कितने फील्ड ऑफिसर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो आपके महकमे की जानिब से काम कर रहे हैं? जो हमारे एक फील्ड असिस्टेंट सेटअप है जो हमारे हर तहसील में हमारे यानी मुख्तलिफ हैं। जंग में हमारे तकरीबन 56 के करीब फील्ड असिस्टेंट हैं। इसी तरह शोरकोट में हमारे 20 के करीब हैं, और इसी तरह अहमदपुर सियाल में भी हमारे 19 के करीब हैं। तो हमारे ये टोटल जो फील्ड असिस्टेंट हैं ये यूनियन काउंसिल लेवल पे हैं, इनका सेटअप यूसी लेवल पे है। हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो हैं वो 19 हैं, जो 9 एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं जो कि थाना लेवल पे हैं, मरकज़ लेवल पे। तो ये उसके बाद हमारा जो सेटअप है तहसील लेवल पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे यानी 3 तहसीलों के हैं। अभी 18,000 में से यानी आपका स्टाफ पूरा है। आप समझते हैं कि झंग के हवाले से आपका स्टाफ बिल्कुल पूरा है या कहीं स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए? वैकेंसीज अभी तक कुछ वेकेंट पोजीशन हैं जो कि हमने ऊपर गवर्नमेंट को लिखी भी हैं कि अगर उन पर रिक्रूटमेंट हो जाए तो और ज़्यादा बेटर पोजीशन हो जाएगी। बहरहाल जो हमारे बंदे हैं उनको हमने अगर किसी जगह पे वेकेंट होती है तो उनको एडिशनल चार्ज दे देते हैं ताकि हमारा सेटअप सही रहे और फार्मर तक रसाई ठीक रहे। अच्छा साहब, हमारे किसानों को ये भी बताइएगा और रेडियो आवाज़ के लिसनर्स को कि ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो टिड्डी दल का हमला रहा मुख्तलिफ़ इलाकों में, और अब पिछले कुछ दिनों से दोबारा सुनने में आ रही हैं खबरें कि टिड्डी दल झंग में है या रहीम यार खान में अटैक किया उसने, तो इस हवाले से आप जो असल खबर है वो क्या है? हाँ जी, ये असल में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे यकीन माने कि पूरे पंजाब में जो सिचुएशन है ना, तो जंग के हवाले से ये पिछले दिनों में वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई है और उन्होंने भी इतनी अप्रिसिएशन दी है कि जिस हद तक जंग की टीम ने काम किया है इन द कैप्टनसी ऑफ अपने डीसी साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की हिदायत थी और हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, तो इन्होंने मतलब जंग की टीम ने ना दिन देखा है ना रात देखा है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बड़ी जल्दी टिड्डी दल पे झंग में अपने उस दौर में कंट्रोल किया, लेकिन अब क्या किसान को इससे खतरा है और अगर है तो उस तरह से बचाव? अब ये पिछले दिनों में एक जो थोड़ी सी अफवाह उड़ी थी ना कि जी दोबारा टिड्डी दल आ गई, तो वो उसी सिलसिले में मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी एक्चुअली वो टिड्डी दल नहीं है, ये ग्रास हॉपर की एक म्यूटेटेड फॉर्म है जो कि फील्ड में नज़र आई है। ग्रास हॉपर से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये एंटायरली टिड्डी दल से मुख्तलिफ कीड़ा है। तो इसने ये पहले भी अटैक करता है हमारी राइस की क्रॉप पे, कमान पे। इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा है उसका, लेकिन वो उस जगह पे ज़्यादा है जहाँ पे फार्मर इसको टिड्डी दल समझ के वो समझता रहा कि जी अब ये टिड्डी दल आ गई है, डिपार्टमेंट जो है इस तरफ रश करेगा और वो सारा स्प्रे करेगा। हालांकि डिपार्टमेंट का मैंडेट ये है कि हम फार्मर्स को आगाह करें कि ये कीड़ा ये है, इसके लिए तुम फलां स्प्रे करो। और हमने वो डेफिनेटली जहाँ पे लोगों ने स्प्रे कर दिया है राइस पे ये जो है, तो वहाँ पे वो कीड़ा नहीं आया, लेकिन जहाँ पे लोगों ने स्प्रे नहीं किए वो देखते रहे हैं तो वहाँ पे फिर उसकी तादाद बढ़ गई है। लेकिन टिड्डी दल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे यानी जंग में कहीं नहीं है, और पूरे पंजाब में भी सिवाय 1-2 जगह पे रिपोर्ट, बल्कि वो भी यानी ग्रास हॉपर था जो हमारा ये रहीम यार खान, ये खौफ लोगों को ऐसे ही लगा कि वो टिड्डी दल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, झंग में कुछ इलाकों में जो फ्लड से मुतासर हुए और उसके अलावा टिड्डी दल से, तो इनको कोई गवर्नमेंट कुछ दे रही है, उनका कोई उन्हें मैनेज कर रही है कोई उसके बदले में? इसमें ये है कि बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, तो यही है कि हमने बाकायदा उसका सर्वे किया और सर्वे करके और उसको रिपोर्ट हमने गवर्नमेंट को पहुंचा दी है। जितना एक हमारा तकरीबन 14,000 के करीब लगभग जो है ना ये एकड़ मुतासर हुए हैं ये ड्यूरिंग द जो फ्लड है ना। क्रॉप्ड एरिया जो था ना 14,000 था जो मुतासर हुआ, और वो हमने गवर्नमेंट को उसके बारे में बिल्कुल सर्वे अपनी रिपोर्ट जो है भेज दी है। बहरहाल गवर्नमेंट अभी तक तो फ़िलहाल अभी तक कोई पॉलिसी वादे तौर पे नहीं आई कि गवर्नमेंट इनको क्या इंसेंटिव देगी, लेकिन हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। आखिर में मैं चाहूँगा मकबूल साहब, आप कोई पैदावार के हवाले से किसानों को मैसेज कोई देना चाहें, ख़ास तौर पर रेडियो आवाज़ के लिसनर्स के लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब हमने खादों का इस्तेमाल करना होता है, खादों का इस्तेमाल डिपेंड करता है साइल पर। दूसरा, रकबे जो है तकसीम हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। हमें अब ज़रूरत है फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने की। इसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, नामियाती मादे की हमारी ज़मीनों में बहुत कमी है। अगर हम दुनिया से मुवाजना करें ना, हम बिल्कुल मतलब अगर हम 30 मन ले रहे हैं तो वो 80 मन ले रहा है पैदावार। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि ज़मींदार भाई जो है ना, अपना सबसे पहले अगर आल उनके पास है और गोबर की खाद जो है, गोबर डालें। वो गोबर भी वो डालना है जो गला सड़ा हो, जो जैसे भाप निकल रही है। अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उसमें कोई ऐसी फसल काश्त करें जो हमारी ज़मीन को ज़रख़ेज़ करके जाती है, जैसा कि जंतर है, ग्वारा है, बरसीम है। ये फसलें जो है ना, आपको पता है कि 79% नाइट्रोजन जो है ना फ़िज़ा में मौजूद है। जब बारिश होती है ना, उससे भी 8-10 किलोग्राम हमारे यूरिया भी जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा कम से कम 2% नामियाती मादा हमारी ज़मीनों में होना ज़रूरी है। जिससे हमारी खाद हम डालेंगे, उसकी अफादियत पता चलेगा, फसल हमारी बढ़ोतरी भी करेगी, अच्छी पैदावार भी देगी। ये हमारी ज़मीनों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, क्योंकि हम रुपये जो खाली होने नहीं देते, एक फसल काटते हैं, दूसरी हम काश कर देते हैं। ये हमारी यानी किसान अगर इस पर तवज्जो दे तो ये भी दूसरा टाइम काश्त करें, तीसरा अच्छा बीज इस्तेमाल करें, अच्छी खाद इस्तेमाल कर लें, और मैं कहता हूँ बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छी पैदावार लेंगे। हम बताते हैं, हम आप जब किसी गांव में जाते हैं ना, वहाँ कोई आदमी शायद 60 मन ले रहा है गंदम की, सपोज कर लें, कोई 30 मन पर बैठा, एक ही गाँव में एक ही खा रहा है। ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। सिर्फ थोड़ी सी ना कि एक तो वैसे भी आपने पहले भी कहा कि ज़मींदार बेचारे काफ़ी हद तक जो ना नीचे लगे हुए हैं। 2-4 साल से फसलों के रेट्स वगैरह का मसला रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं होती सर, उसमें पैदावार वैसे नहीं होती, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी होती है। तो मैं ये भी कहूँगा कि वो अगर 4 एकड़ बीज 3 एकड़ बीज लें, उनको मेंटेन पूरा रखें, उनकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अच्छा आबिद शाह साहब, मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप ये भी मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट जैसे ही धान की फसल कटनी है तो लोगों ने कटाई के बाद आग लगा देते हैं, तो स्मोक से किस तरह बचा जा सकता है? इस हवाले से आपका महकमा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि किसान के पास बड़ा आसान तरीका है, तीली लगाई और मिनटों में जो है ना उसका। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये तकरीबन हमारे सब कॉन्टिनेंट का मसला है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी यही मसला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है ना, वो मीडिया पे आके लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रही है, हमारा फील्ड स्टाफ उसमें अवेयरनेस पैदा कर रहा है। ये इंतहाई कभी अमल है, इसको काश्तकार मैनेज कर सकता है। अगर वो आग लगाते हैं तो इससे एक तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है, जो फ़ायदेमंद मुफीद जरासीम है, जो कीड़े हैं वो तबाह हो जाते हैं, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में जो पहले ही हमारा नामियाती मादा कम है वो बर्निंग के ज़रिए ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में चूँकि धुंध होती है, उस वक्त उसमें नमी में इजाफ़ा हो जाता है, और जब ये धुआं उठता है तो नमी के साथ मिलके ऐसा गैस का अमल बना देता है जो हमारी आँखों की बीमारियाँ, हमारी सांस की बीमारियाँ, आप रेशो देख लें कि उस दौरान अस्पतालों में सांस के और आँखों की बीमारियों के कितने पेशेंट आती हैं। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये इंसानी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए महकमा ज़राअत अभी से हमने फसल की अभी कटाई शुरू होने वाली है, तो उसके बाद ये काश्तकार बनने का अमल शुरू करते हैं तो हम उनको नोटिस दे रहे हैं। आयरन बोर्ड जो है ना वो जा बजा हम वो कर रहे हैं, बुर्जियों के ऊपर लिखाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट दफ़ा 144 उसके लिए नाफिज कर रही है, अनाउंसमेंट करा रहे हैं मसाजिद में कि ये इस अमल को आप गुरेज करें। इसके लिए हमारे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्लैशर है, जो इस तरह के रोटावेटर गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी पे दे रही है 50%, कि उस जो बाकियात हैं उनको उसी तरह काट के ज़मीन में दबा दिया जाए, ताकि एक तो स्मोक से बचा जाए, दूसरे हमारे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा हो। तो ये अमल बड़ी तंदही के साथ है। और हमारा नोटिस देने का अमल, ये हम रजिस्टर्ड हमारे जो गिरोह हैं वो जो हमारे पास मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे फार्मर्स का जो हमारे पास अटैच हैं, हम बार बार मैसेज, गवर्नमेंट का पैगाम, टेक्निकल गाइडेंस बुर्जीज़ के ऊपर लिखाना, अखबार में हम वो दिलवा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम लिटरेचर उसके लिए स्मोक के नुकसानात और कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए हमने हज़ारों के हिसाब से हर तहसील में लिटरेचर प्रिंट करवा के फील्ड असिस्टेंट के थ्रू जो हमारे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, हम काश्तकारों को आगाही भी दे रहे हैं, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं कि इसको किस तरह आपने ज़मीन में कट करके दबाना है ताकि स्मोक से हमें बचा जा सके, बीमारियों से हम बचें और हमारी ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा हो। क्योंकि फ़ौरन इसकी कटाई धान के बाद हमारी गंदम की बिजाई का अमल शुरू हो जाता है।
तो इस तरह हमारी जब ज़मीन में ज़रखेज़ी होगी तो लामाला पोटाश की भी कमी दूर हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होगी। जहाँ पे काश्तकार उसको ज़मीन में दबाता है तो हमने काश्तकारों से इंटरव्यू लिया, उसकी पैदावार भी ज़्यादा। ये किसान को समझने वाली असल में बात है। वो समझ रहे होते हैं कि जल्दी में हम काश्त कर सकें, जबकि वो जो जैसे आप बता रहे हैं कि अगर जलाएंगे तो नुकसान कर रहे होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। तो गवर्नमेंट असल में मशीनरी जो है ना ऐसा ऐसा मुख्तलिफ नेशनल प्रोजेक्ट के ज़रिए काश्तकारों को दे भी रहे हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि मशीनें अब ऐसी आ गई हैं कि आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अख्तर साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर पर झंग के किसानों के लिए कोई आप मैसेज हमारे इस आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियो की जानिब से देना चाहें और हमारे ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के पेजेस पर जो ज़िम्मेदार लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम। ये मैं उनको ज़िम्मेदार हजरात जो हैं इनको एक तो ये बताना चाहूँगा कि टास्क फोर्स जो है उसने हमें बाकायदा तौर पे एक ये टास्क है कि ख़ास तौर पे खाद के हवाले से किसी जगह पर भी वो देखते हैं कि वो उनको खाद में कोई हैंकी फेंकी नज़र आती है, किसी जगह पे वो जेली खाद जो है वो देखते हैं तो वो फौरी तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता करें और डिपार्टमेंट को बताएं कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो रात के अंधेरे में बैठ के या किसी जगह पे ऐसे छुप के वो मिक्सिंग कर रहा है, तो वो हम उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, उसके अगेंस्ट जो है ना वो हम सैंपल भी लेंगे, उसके अगेंस्ट FIR भी होगी। तो इसमें कोई यानी दूसरी राय नहीं है कि ये जेली खादें जो हैं ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत यानी ज़मींदारों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इसके लिए हम आजकल ख़ास तौर पे फास्फोरसी खादें जो हैं उनके हवाले से जो DAP है, तो इसमें काफ़ी सारा ये कोई लोग जो हैं धंधे में मुलव्वस हैं, तो उनके हवाले से अगर कहीं पे भी कोई फार्मर जो है वो देखता है तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज़रूर इंटीमेट करे ताकि हम उस पर उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें। और दूसरा ये एक जो है ना ये इन्होंने बात कर दी मकबूल साहब ने ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा जो है ना यानी ज़िम्मेदारों को मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ज़मीन जो है उसका प्रोडक्टिविटी स्टेटस जो है बहुत डाउन हो रहा है और ये खादें डालना जो है ना ये डाल के हम ये समझे ना कि हमने अपनी ज़मीन को बड़ा एनरिच कर दिया है, उसको बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है, ये कुछ नहीं है। वो फौरी तौर पर जो एक रेमेडी है कि जो जिसके ज़रिए हम जो है पौधे को तो एक न्यूट्रिएंट्स मुहैया कर देते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन की ताकत जो है ना वो यानी साल ब साल कम हो रही है। तो उसके लिए सबसे जो अहम तरीन चीज़ है ना वो तो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमें वो आल वगैरह वो गली सड़ी हुई दस्तयाब नहीं है तो हम ग्रीन मैन्योरिंग जो है ना मसलन जो भी फसल खड़ी है या इवन कि ये यानी जंतर होता है, गवारा है, जो भी है, उसको अगर हम ज़मीन में उसको रोटावेट करके और नई आने वाली फसल से 1 माह पहले उसको रोटावेट कर दें, थोड़ा थोड़ा करके अपने कुछ रकबों में ये अमल जो है ना अपना ये शुरू कर दें, तो उससे ये लामाल तौर पे हमारी ज़मीनों का स्टेटस इस तरह बहाल होगा कि वो हमें आइंदा खादों की कम ज़रूरत दरपेश आएगी और ज़मीन की अपनी ताकत बहाल होगी। बहुत शुक्रिया। अख्तर साहब की बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इस मीडिया आवाज़ ग्रुप के हवाले से मैं मज़ीद गंदम की फसल के लिए जो 2-3 बातें रहेगी वो बताना चाह रहा हूँ कि काश्तकार पूरा बीज डाले, ड्रिल करे, जो बीज 2.5 इंच की सतह से नीचे चले जाएगा वो भी नहीं उगेगा अगर वो छट्टा करेंगे, जो ऊपर रह जाएगा वो भी परिंदे उसको ले जाएंगे जी। तो इस तरह 2.5 इंच की तह में जितना बीज आएगा वो यकीनन जो है ना जी वो काश्तकार के काम आएगा और हमारे नंबर ऑफ़ इफेक्टिव टिलर्स उसमें बढ़ेंगे। एक बात, दूसरा पानी के हवाले से मैं बात बताऊँगा कि 3 क्रिटिकल उसकी स्टेजेस हैं। पहला, उगाव से 18 से 22 दिन बाद पहला पानी लगाना और इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त उसने बूटा मारना होता है, झाड़ मारना होता है। अगर 10 दिन काश्तकार पानी को लेट करता है तो वो जो क्राउन रूट्स हैं वो मर जाती हैं, हमारे नंबर ऑफ़ टिलर्स पर यूनिट एरिया कम हो जाए। और इसके बाद 85 दिन बाद पिछले दिन शामिल करके हमने दूसरी बोरी यूरिया डालनी होती है और पानी लगाना होता है। और आखिरी और तीसरा पानी हमने 125 दिन बाद लगाना है या 20 और 26 मार्च के दरमियान आखिरी पानी हमने लगाना है। अगर ये स्टेजेस मिस होगी, हमने देखा फील्ड में जाके जब हम फार्मर ट्रेनिंग करते हैं तो ये रिवर बेल्ट के साथ साथ हालांकि वहाँ पे ज़रखेज़ ज़मीनें हैं तो लोग 6 पानी लगाते हैं। जो 6 पानी लगाता है उसकी 25 मन से ज़्यादा पैदावार आ ही नहीं सकती और जो 3 पानी लगाता है तो उसकी पैदावार 60 मन भी आ सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें। पहला पानी ख़ास तौर पर वो पहले यूरिया डाल के ऊपर से पानी ना लगाएं क्योंकि नरम ज़मीन होती है, वो उसका लीचिंग के ज़रिए पानी
पानी में घुल के खाद 2.5 फुट तक नीचे चली जाती है, जड़ होती है 9 इंच तक, तो जड़ और खाद का मिलाप भी नहीं होता। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यूरिया के नुकसानात से बचने के लिए कि पहले पानी लगाया जाए और उसके बाद तर में उसको यूरिया को छट्टा किया जाए ताकि वो ज़मीन के में पौधों की जड़ों के साथ हो। बहुत शुक्रिया। आखिर में अपने तमाम मेहमानों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और ख़ास तौर पर किसानों को मुफीद मशवरे इस प्रोग्राम में दिए गए और उस हवाले से जो किसानों के मसाइल थे वो आपके हमने इन तक पहुँचाए और उसके अलावा पैदावार बढ़ाने के हवाले से अख्तर साहब ने भी बताया, मकबूल साहब ने भी बताया और आबिद शाह साहब ने भी, ख़ास तौर पर आजकल क्योंकि गंदम का सीज़न शुरू होने वाला है तो इसकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सकती है। किसान अगर इनके मशवरों पर महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर्स हैं इनके मशवरों पर अमल करें तो यकीनन आप लोग अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।